हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7th का ज्योग्राफी में चैप्टर 3 करने वाले हैं। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नेम है आवर चेंजिंग अर्थ, मतलब हमारी जो अर्थ में जो जो चेंजिंग होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। देखिए, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आप उनको देखेंगे। सबसे ऊपर लिखा है द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। यानी कि जो हमारी अर्थ पे जितना भी ज़मीन का टुकड़ा है ना, जितनी भी हमारी लैंड फॉर्म्स है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बनी है वो प्लेट्स से मिलकर बनी है ना, यानी जो ज़मीन के अंदर, ये समझ लीजिए आप, कुछ प्लेट्स होती हैं ना जिनके ऊपर ये ज़मीन टिकी होती है। तो अब ये प्लेट थ्योरी आप पढ़ेंगे, आई थिंक 8th क्लास में पढ़ेंगे आप इसको, है ना। यहाँ पे तो इसका इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं है, लेकिन आप केवल इतना समझ लीजिए कि लिथोस्फेरिक प्लेट कहलाती हैं। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ये इस तरह से ऐसे प्लेट बनी होती है नीचे ज़मीन की, ठीक है। और ये जब प्लेटें खिसकती हैं ऊपर, हमें इस तरह से ज़मीन दिखाई देती है। तो जब ये खिसकती हैं उसी की वजह से चेंजेस आते हैं हमारी अर्थ में, है ना। भूकंप आता है, या ज्वालामुखी का फटना, या जैसे कि धरती फट जाना, दरारें पड़ जानी, है ना, लैंडस्लाइड हो जाना, सब इन प्लेटों के खिसकने की वजह से ये सब होता है ना। हमारी अर्थ में चेंजेस होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये बहुत धीरे धीरे चलती रहती हैं, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, मतलब बस बहुत थोड़ा सा ही चलती हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपसे, देखो 1 सेंटीमीटर इतना होता है, इसका मिलीमीटर पार्ट ये आपके बीच से कुछ ही मिलीमीटर एक ईयर में, जो है 1 ईयर में खिसकती हैं, है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे पानी के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है ना, जैसे ये पानी है, और पानी के ऊपर आप, पानी चले ना चले, देखो इसके ऊपर अगर कोई चीज़ आपकी पड़ी है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत खिसकेगी ज़रूर, है ना, क्योंकि जब नीचे लिक्विड है ना। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ के अंदर मोल्टन मटेरियल यानी मैग्मा है ना। हमारी अर्थ के अंदर मोल्टन मटेरियल भरा पड़ा है, इसको हम मैग्मा कहते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। हमारी अर्थ की जो 3 लेयर्स होती हैं, सबसे पहली वाली लेयर को क्रस्ट कहते हैं, दूसरी वाली को मेंटल कहते हैं, और लास्ट वाली को कोर कहते हैं। तो कोर जो बनी होती है ना, वो मोल्टन मैग्मा से ही बनी होती है, और उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 6000, ये समझ लीजिए आप, है ना। लोहा होता है, पिघला हुआ लोहा अंदर। उसके बाद चलते हैं आगे। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर, यानी वो सर्कुलर मैनर में चलता रहता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये प्लेटों के मूवमेंट से ही हमारी अर्थ में चेंजेस आते हैं। देखिए, अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको, है ना, तो इसमें बताया गया द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। तो कुछ फोर्सेस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो जो फोर्स हमारी अर्थ के अंदर काम करते हैं उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्स हमारी अर्थ के बाहर काम करते हैं, बाहर लगते हैं, उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने सर्किल कर रखा है ये, तो एंडोजेनिक फोर्सेस में जैसे अर्थक्वेक है ना, भूकंप हो गया आपका, ये भूकंप, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड, ज़मीन का खिसकना, पहाड़ का बनना, है ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और देखिए, बाहरी जो फोर्स लगते हैं तो उसकी वजह से, जैसे नदी पानी का फोर्स, हवा का फोर्स, है ना, हवा की ताकत, समुद्र की लहरों की ताकत, ग्लेशियर की ताकत, ठीक है। तो ये सब बाहरी फोर्स हैं, है ना। अब इसे यहाँ देखो, ये मैंने अंडरलाइन किया है, इसको पढ़ लीजिए आप। लिथोस्फेरिक प्लेट, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट। जो मैंने अभी बात ऊपर बताई थी वही है कि हमारी अर्थ क्रस्ट प्लेटों से मिलके बनी होती है ना। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। अंदर की जो प्लेट होती हैं उनमें अचानक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है ना। तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ ए सडन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी हमारी सबसे ऊपर वाली परत के अंदर अचानक से मूवमेंट जो होते हैं, सडन मूवमेंट, उसको हम, और हमारी अर्थ हिलने लगती है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। वोल्केनो क्या है? वोल्केनो मैंने आपको बताया था, अभी आगे पढ़ेंगे, कि ये एक ज्वालामुखी, हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, पहाड़ जैसा होता है ना, अंदर से मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता है, तो ये वोल्केनो वो होता है ना, ठीक। कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द, जिसकी वजह से हमारी
अर्थ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी विनाश हो जाता है। आ जाइए वोल्केनो देखना है तो एक लीजिए, यहाँ पे इस डायग्राम में वोल्केनो भी आ गया। ये जो डायग्राम है आपका, ये वोल्केनो दिखा रहा है आपको, ठीक है जी। यहाँ देख लीजिए, देखिए तो ये ऊपर एक पहाड़ जैसा होता है। पहाड़ जरूरी नहीं है कि पहाड़ी हो भाई, प्लेन में भी हो सकता है। प्लेन में अंदर से बस बाहर को मैग्मा निकलने लगे। देखिए ये मोल्टन मटेरियल अंदर भरा पड़ा है, तो जिस जगह पर भरा पड़ा है उसको चैम्बर कहते हैं ना, मैग्मा चैम्बर। यहाँ से जिस रास्ते को निकल के आता है इसको, ठीक है, ये इसकी वेंट हो गया ये, और जहाँ से ये ऊपर मुंह खुला होता है इसको कहते हैं क्रेटर। और ये अंदर यहाँ से विषैली गैसें निकलेंगी बाहर को, है ना, और ये निकलेगा मैग्मा। तो बाहर जब आ जाएगा तो इसको हम बाहर आने के बाद ठंडा हो जाएगा, इसको हम लावा कहते हैं। ये अंतर है मैग्मा और लावा, अंदर है तो मैग्मा और बाहर है तो लावा, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाली परत हो गई क्रस्ट, और ये उससे नीचे वाली परत हो गई मेंटल, ठीक है साहब। ये आपका हो गया ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी की डेफिनेशन लिखी, आप पढ़ सकते हैं। वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल, जिसके सहारे मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है। आपने ज्वालामुखी समझ लिया होगा। तो अर्थक्वेक पे चलते हैं। भूकंप मैंने अभी आपको बताया था, इट इज़ अ सडन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक। तो ये आपने समझ लिया। अब भूकंप से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, ये समझ लेते हैं। ये जैसे फोकस और एपीसेंटर, ठीक है। तो हम भूकंप का डायग्राम देखेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारी ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, काफ़ी गहराई तक का दिया हुआ है। तो इस शेप में हम क्या देखते हैं, जहाँ से ज़मीन के अंदर भूकंप स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मेन फोकस। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ से निकल रहा है ना। तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देख लीजिए। तो इसको कहते हैं मेन फोकस। यहाँ से भूकंप चलता है और ऐसे करके तरंगों के रूप में फैलता है। तो यहीं पे बिल्कुल सीधा ऊपर ज़मीन के 90 डिग्री पे, जिस ज़मीन पे यहाँ पे फेस करता है, तो इस पार्ट को कहते हैं हम एपी सेंटर, है ना। क्या कहते हैं, एपी सेंटर, देख लीजिए। और जिधर को साइड में चलता है तो ये साइड में वेव्स हैं, तरंगे। जैसे कि आपने कभी एक चीज़ देखी होगी, एक सिंपल से वे में समझा रहा हूँ। कभी आप लोगों की बॉल, यानी क्रिकेट बॉल या कैसी भी बॉल, मतलब खेलते हुए कभी तालाब में गिरी है ना। इमेजिन करिए, हो सकता है आप में से एक दो बच्चे के ऐसे उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि बॉल तालाब में गिरी हो। तो फिर आपने कैसे निकाली होगी बॉल। बहुत इजी वे होता है, बच्चों के दिमाग में जितनी बात आती है, बॉल के अपोजिट साइड वो पत्थर फेंक के मारते हैं, तो धीरे धीरे बॉल हमारे पास आ जाती है, मतलब तरंगों के माध्यम से। ठीक इसी तरह से वो वेव्स, तरंगे चलती हैं, किसकी, जैसे पानी में चलती है ना, ऐसे ही ज़मीन पे चलती हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, इसमें देखिए ये दिया है एक, है ना, ये भुज क्या है, ये गुजरात में एक जगह थी यहाँ पे, है ना। तो ये मासिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिक्टर स्केल इज भुज। 26 जनवरी 2001 को भुज में यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, है ना, ठीक। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। हाँ, अगर हमारे पहले चेतावनी थोड़ी सी मिल जाए और हम अपने सावधानी बरतें तो थोड़ा सा इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। सम कॉमनली अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडोप्टेड लोकली बाई पीपल, यानी कुछ अर्थक्वेक प्रोडक्शन मैं बताऊँ आपसे कैसे मिल जाती हैं। कुछ लोकली पीपल पता क्या मानते हैं कि जैसे कि सांप ज़मीन से निकलने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं, कुत्ते को पहले ही पता चल जाता है ना, बिल्ली को पता चल जाता है, पानी के अंदर मछलियों का व्यवहार चेंज हो जाता है। तो ये लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं ना। तो ये है, वैसे तो आजकल अर्थक्वेक को तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपकी सुनामी वगैरह आनी होती है, तूफान आना होता है, बारिश आनी होती है, तो इसकी प्रेडिक्शन हो जाती है ना। उसके बाद देख लीजिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट दिया है, मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिए यहाँ। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर्ड टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन फॉलोइंग कॉलेप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। यानी जो ये अर्थक्वेक आया था ना भुज में 2001 में, यानी आज से 19 साल पहले, तो हुआ क्या था कि वहाँ पे लगभग एक बिल्डिंग गिरी, तो उसमें 971 स्टूडेंट और 31 टीचर्स आई थिंक मर गए थे, यानी हैव लॉस्ट देयर लाइफ। आगे चलते हैं। अर्थक्वेक को नापा कैसे जाता है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द मशीन कॉल्ड सीज्मोग्राफ, है ना। जिस मशीन से नापते हैं उसको सीज्मोग्राफ कहते हैं, और जिस पैमाने पे नापते हैं उसको रिश्टर स्केल कहते हैं। एक साइंटिस्ट है रिश्टर, है ना, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं और सब्जी को किलोग्राम में नापते हैं, इसी तरह से हम
इसको जो मेज़र करते हैं वो रिश्टर स्केल पे नापते हैं, यानी कि 2 रिश्टर स्केल का है भूकंप तो हमें नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, और इससे ज़्यादा होगा यानी कि 5 का होगा तो भी इतना चल जाएगा, यानी इतना ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। लेकिन अब 7 रिश्टर स्केल तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ लिया होगा, है ना। उसके बाद चलते हैं आगे। देख लीजिए रिश्टर स्केल अगर आपको देखना है तो देखो ये रहा, सॉरी सीज़मोग्राफ। देख लीजिए यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका सीज़मोग्राफ है जो आपके भूकंप को नापता है ना। ये कुछ सेफ्टी मेजर्स दे रखे हैं यहाँ पे कि आपको भूकंप से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस एरिया अराउंड चिमनीज। सेफ स्पॉट कौन से हैं? किचन काउंटर, यानी नीचे घुस जाओ, टेबल के नीचे छिप जाओ। थोड़ा सा ये है कि मतलब ऊपर से छत वगैरह गिरे तो थोड़ा सा वो पहले किसी और चीज़ पे गिरेगी तो थोड़ा उसका फोर्स कम हो जाएगा। पेड़ के नीचे खड़े ना हो, पेड़ आपके ऊपर गिर सकता है, तो ये थोड़ा मेजर है ना, सेफ्टी मेजर्स ही तो आप सभी लोग इतना तो कॉमन सेंस आपको होगा, है ना। उसके बाद आते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स। अब आप पढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में। पहले हम साइड में ये डू यू नो पढ़ लेते हैं ना, क्या दिया है इसमें, डू यू नो क्यों कह रहा है कि आप जानते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, कि संसार में बहुत सारे हज़ारों वाटरफॉल हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल दिए हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ऐसी ही चीज़ें कंपटीशन में आती हैं। ऐसी ही चीज़ें 6, 7, 8 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 9, 10 की पढ़ेंगे, इससे बाहर नहीं जाती, किसी भी कंपटीशन में इनसे बाहर नहीं जाता। ठीक है, बस इतना अंतर है कि यहाँ आप अपने कंट्री की पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ना होता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, हज़ारों झरने हैं हमारे देश में, बट द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजन फॉल, है ना, वेनेजुएला। ये वेनेजुएला कहाँ है? वेनेजुएला एक देश है और ये साउथ अमेरिका का कंट्री है ना। तो यहाँ पे जो वाटरफॉल पाया जाता है एंजल फॉल, वो सबसे बताया इन्होंने हाईएस्ट, यानी सबसे ऊंचा है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है सॉरी, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में पाया था ना वेनेजुएला। द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा। देखिए एक नियाग्रा वाटरफॉल्स भी है। नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा यूएसए। ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे बता रहे हैं नियाग्रा वाटरफॉल्स का भी, ये भी काफ़ी बड़ा है ना, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है ये। चलिए एक विक्टोरिया वाटरफॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द जाम्बिया जिम्बाब्वे अफ्रीका। विक्टोरिया झील पे पड़ता होगा, आई थिंक विक्टोरिया झील से निकली है आपकी नील नदी, मिस्र की सबसे लंबी नदी है ना वो, मिस्र की, अफ्रीका की, कई देशों से निकली है, तो ये वहीं पे पड़ता है ना, लिखा है इसमें जिम्बाब्वे जाम्बिया से विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है, तो आई थिंक अब ये सब तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं। द लैंडस्केप बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाई 2 प्रोसेस। देखिए ज़मीन हमारी कट जाती है ना, टूट जाती कट जाती है, यानी कि समझ लीजिए वेदरिंग एंड इरोजन, 2 टर्म्स दिए हैं इन्होंने, है ना, कंटिन्यूसली वॉर्न अवे, है ना। तो वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है? जब हमारी चट्टानें वे ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों का टूटना, तो आपका वेदरिंग कहलाता है। और इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, यानी कि पानी के, हवा के द्वारा या बर्फ़ के द्वारा हमारी मिट्टी एक जगह से कट के दूसरी जगह चली गई, मिट्टी का कटान, है ना, भूक्षरण जिसे कहते हैं इंग्लिश सॉरी हिंदी में, ये हमारा इरोजन होता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे बाय ट्रांसपोर्ट बाय, पानी हवा ये सब ले जाती बहा के मिट्टी को, एंड इवेंचुअली डिपॉजिट कहीं जाके जमा होती है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, तो इससे होता क्या है, मिट्टी एक जगह से कट के चली गई दूसरी जगह चली गई, वहाँ टीले बन गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है ज़मीन पे, द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं हमारी अर्थ पे। नदी का काम देख लेते हैं हम। ठीक है, वर्क ऑफ रिवर। ठीक, अब हम देखते हैं वर्क ऑफ रिवर, देख लीजिए। तो नदी का क्या काम है? नदी बह रही है ना, अच्छा, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप। तो नदी बहती हुई नदी भी तो मिट्टी का कटान करती है ना। तो जहाँ पे कहीं ज़मीन देखो नीची होगी और अचानक नदी ऊपर से गिरे तो वाटरफॉल बन जाते हैं ना, स्टीप एंगल बन जाता है वेरी हार्ड रॉक पे, है ना। तो प्लेन में जितनी भी नदियाँ बहती हैं ये आई थिंक वाटरफॉल नहीं बनाती, जैसे गंगा है और आपकी यमुना है, ये वाटरफॉल नहीं बनाती हैं। छोटा मोटा वाटरफॉल बनाती होंगी तो उत्तराखंड वगैरह में जहाँ से निकली है गंगा यमुना, तो वहाँ बन जाता होगा कोई छोटा मोटा वाटरफॉल, अदरवाइज़ ये वाटरफॉल नहीं बनाती, प्लेन में बहती हैं। तो वाटरफॉल बनाने वाली नदियाँ मैं आपसे बताऊं, जैसे
ये आपकी एक तो नर्मदा है, तापी है ना, कावेरी है, इधर साउथ की नदियाँ बनाती हैं, है ना। तो साउदर्न रिवर्स जो होती हैं वो आपकी वाटरफॉल बनाती हैं। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग मींडर्स बनाती हैं। देखो जैसे प्लेन में आती तो ये ऐसे ऐसे सांप की शेप में बहती है। देखो इधर देखा, ये इस तरह से देखो सांप की शेप में ये बहती है ना। तो ये जो इसके टर्न्स हैं, इसके ये जो फॉर्म्स बनती है इसको हम मींडर्स कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है, देखो ये मींडर्स है, ये लेवीस है और ये ऑक्सबोल लेक है ना। ड्यू टू द कंटिन्यूसली इरोजन एंड डिपोजिशन लॉन्ग द साइड ऑफ द मींडर, द एंड ऑफ द मींडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। तो जो मींडर का जो मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरफ को मिट्टी छोड़ते चली जा रही है नदी और एक तरफ को बढ़ती चली जा रही है। तो जहाँ छोड़ते चली गई, जो इधर एक साइड में गड्ढा सा हो जाता है बड़ा सा, ठीक है, और उसमें पानी भर रहता नदी का ऐसे, तो ये इनको ऑक्सबो लेक कहते हैं। अगर आप कभी खादर एरिया में गए होंगे, गंगा के खादर एरिया में गए होंगे, तो आपको ऐसी बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स बनी हुई मिलेंगी, है ना। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। उसके बाद फ्लड प्लेन किसे कहते हैं? जब गंगा ही क्या ले लेते हैं, किसी भी नदी में जब बाढ़ आती है तो वो बाढ़ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लाती है ना, और डिपॉजिट लाती है, डिपोजिशन मटेरियल, लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल, अच्छी मिट्टी लाती है उपजाऊ, है ना, और वो कहीं पे इकट्ठा कर देती है आसपास की एरिया में। तो जो प्लेन बन के तैयार होता है उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। ठीक है, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। और जो उठे हुए से साइड के एरिया उठ जाते हैं, ये साइड में जब मिट्टी इकट्ठी होती रहती है ये, तो इसको हम लेवीज, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये कहते हैं ना। एट द रिवर अप्रोचेज द सी, और जब नदी में समुद्र में गिरती नदी, तो समुद्र में, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझा रहा हूँ। देखिए नदी के जहाँ से नदी निकलती है, आप समझ लीजिए, जहाँ से नदी निकलती है उसको माउथ कहते हैं ना, माउथ। ठीक है, माउथ से निकली। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे समुद्र में नदी गिरती है, मान लिया एंड, है ना, ठीक, सॉरी मैं उल्टा बोल गया इसमें, क्षमा चाहता हूँ। देख लीजिए, जहाँ से नदी निकलती है, सॉरी, यहाँ इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर। यानी सोर्स क्या हो गया कि जिससे जो चीज़ पैदा होती है ना, तो ये तो हो गया सोर्स ऑफ रिवर। मान लीजिए SOURC, है ना। और जहाँ गिरती है उसे बोलती है माउथ। समुद्र में गिरती है तो इसे बोलते हैं माउथ, है ना। भैया आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये है बीच का नदी का रास्ता कि जहाँ से वो निकल के आती है ना। तो ये नदी के 2 पॉइंट हो गए। और मैं आपसे बताऊँ, इसमें एक चीज़ और समझा रहा हूँ। ठीक है, नदी जब निकलती है तो कई नदियों से मिलके कई नदियाँ नदी में मिल जाती हैं। एक मेन नदी में, एक मेन रिवर है, आप समझ लीजिए। देखिए मेन रिवर है ये, इसमें जैसे आके कोई नदी मिल गई, है ना, तो इन नदियों को तो कहते हैं हम ट्रिब्यूटरीज, है ना, TRIBUTARIS, ठीक, ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो और जब नदी यही नदी आगे जब चली जाती है तो समुद्र में गिरने से पहले बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है इस तरह से, ठीक। समुद्र में गिरने से पहले बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, मतलब अलग अलग छोटी छोटी नदियों में। तो इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। बस लग जाए उसमें डिस लग जाएगा, ओके। और इस तरीके से जो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया बनेगा, है ना, यहाँ पे जो नदी में समुद्र में गिरने से पहले जो ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया बनेगा इस तरीके से, तो इस ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया को हम डेल्टा कहते हैं। ध्यान रखना आप, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे, देख लीजिए, ये रहा डेल्टा, है ना, ये आपका मेन रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी डेल्टा, है ना। तो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फ्यू रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट फॉर्म डेल्टा। तो वर्ल्ड की कुछ ऐसी नदियों के नाम बताइए जो डेल्टा बनाती हैं। तो वर्ल्ड से हमें क्या मतलब है, यहाँ तो हम अभी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, पहले इंडिया का ही समझ लीजिए। तो जैसे गंगा हो गई, है ना, यमुना हो गई, और आपका जैसे साउथ की बड़ी नदी है गोदावरी हो गई, है ना। नर्मदा और तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती, आप ध्यान रखना। ये जो 2 नदियाँ हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, साउथ में वेस्ट को बहती हैं। अधिकतम मोस्टली नदियाँ सारी हमारी ईस्ट को बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती हैं, ठीक। रिवर्स बिंग टू ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी और डेल्टा के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है ना। आगे चलते हैं, कुछ और फॉर्म देख लेते हैं। देखिए समुद्र की जो लहरें हैं उनका जो फोर्स लगता है, अगर वो गुफा जैसा एक बना देती हैं, जैसे चट्टानों को काट के गुफा बना देती हैं, तो सी केप कहलाता है, ये वाला, है ना। और ये ऐसे आर्च बना देती हैं, है ना, तो ये देखो यहाँ पे, ठीक। तो ये तो
अब इसको कहते हैं, मतलब ये आर पार हो जाता है, इसमें सी आर्चेस कह देते हैं ना। और ये दीवार की तरह से काट के मतलब पूरी चट्टान कट जाती है, खाली दीवार जैसी बनी रहती है, इसको स्टॉक कह देते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। देखिए अब ये क्या होता है, ये देखिए बर्फ़ की नदी होती है ना, जो बर्फ़ की नदी होती है हम उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर, है ना। ये ग्लेशियर इज़ द रिवर्स ऑफ आइस। तो ये बर्फ़ की नदी भी तो पहाड़ों को काटती हैं, मिट्टी को काटती हैं, ठीक है, तो ये भी इरोजन करती हैं। तो ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर आर द रिवर ऑफ आइस, है ना। और लेक्स इन द माउंटेन, द मटीरियल कैरीड बाई द ग्लेशियर। देखिए यहाँ ये वाली टर्म पढ़ेंगे आप। तो जो मटेरियल ग्लेशियर लाते हैं, है ना, सच एज रॉक्स, है ना, और ये जो मिट्टी वगैरह जो भी पत्थर छोटे मोटे सिल्ट, ये जब जम जाती है तो दीज डिपॉजिट फ्रॉम ग्लेशियल मोरेन्स। तो इनके जमने से जो चट्टान बनेगी उसको हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं, है ना। ये भी तो अपने साथ मटेरियल लाता है ना बहुत, ग्लेशियर भी तो अपने साथ बहा के कुछ ना कुछ लेकर आएगा। ठीक है, अब रेत की बात करें, देखो रेगिस्तान में तुमने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ऊंचे ये टीले बन जाते हैं, है ना, रेत के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। हवा जाके किसी बड़े टीले पे, मतलब कोई पत्थर होगा या कोई इस पर टकरा टकरा के रेत वहाँ पे इकट्ठी होती रहती है, उसके अपोजिट साइड तो बहुत ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं पहाड़ जैसे। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। देखो मैंने ये लिख रखा पहले से ही, मैंने अंडरलाइन किया ना, सैंड ड्यून, है ना। अच्छा, अब जैसे कि हमारा ये रेत का बहुत बड़ा टीला था और ऐसे करके इरोड कर दिया इसने, हवा ने नीचे नीचे का सारा रेत निकाल दिया, तो हमारी क्या बना, हमारा बना इस तरीके का पार्ट। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा इस तरीके का पार्ट बन जाता है ना। और नीचे का यहाँ का, इधर का और इधर का सारा हवा ने सब काट दिया और उड़ा के ले गई रेत, तो ये मशरूम बन जाता है ना। तो इसको मशरूम रॉक्स कहते हैं। बस केवल एक मशरूम जैसी एक चट्टान बन जाती है, उसको मशरूम रॉक्स कहते हैं। तो ये टर्म भी मैंने आपको बता दी। अदर आपकी एक्सरसाइज आती हैं, आप किसी भी साइट से डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज। बाकी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी इसमें कोई चैप्टर अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हो सकता है उस पर अगर मैं आगे वीडियो बना दूँ इस चैप्टर में, अगर कोई टर्म्स ऐसी रह गई हो तो, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।